घूमो विद सरोज पर आपका स्वागत है। इस एपिसोड में मैं आपको चोपटा से कौसानी तक की अपनी जर्नी पर लेकर चलूँगा, जहाँ रास्ते में कुछ अद्भुत नज़ारे और धार्मिक स्थल भी देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही टुंगनाथ ट्रैक के लिए कुछ ज़रूरी टिप्स भी शेयर करूँगा जो हमने पिछले एपिसोड में पूरा किया था। अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें। मैं चोपटा से कौसानी की जर्नी कर रहा हूँ। इस एपिसोड में मैं आपको टुंगनाथ ट्रैक के बारे में, कुछ तैयारियों के बारे में भी बताना चाहता हूँ, जैसे कि फ़िटनेस, एजिलिटी, ट्रैक के दौरान साथ ले जाने वाली कुछ चीज़ें, चोपटा में अकोमोडेशन। तो ट्रैक की कठिनाई के लेवल के बारे में बोलें तो कई लोग ये कहते हैं कि एक आसान ट्रैक है, लेकिन मेरे अनुभव के अनुसार यह अनुभवी ट्रैकर्स के लिए एक मीडियम डिफ़िकल्टी लेवल का ट्रैक है, लेकिन बिगिनर्स के लिए ये एक चुनौतीपूर्ण है, और जो लोग फिट नहीं हैं उनके लिए खासकर। और अकोमोडेशन की बातें करें तो चोपटा में कई होटल, मतलब बहुत सारे होटल्स नहीं हैं, इसलिए आप अपना बुकिंग पहले से कर लें। और अगर आपके पास बुकिंग नहीं है तो आप ऊखी मठ में रह सकते हैं, या फिर चोपटा से थोड़ा पहले आप रह सकते हैं। ऊखी मठ चोपटा से तकरीबन 18 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। और टुंगनाथ ट्रैक के लिए कृपया सुनिश्चित करें कि आप कम से कम 2 लीटर पानी अपने साथ लेके जाएं और बैकपैक को हल्का रखने का प्रयास करें। और ऐसा कोई भी चीज़ जिसकी आवश्यकता ना हो ना लेके जाएं, क्योंकि ट्रैक के टाइम एक आपका हल्का सा बैग भी काफ़ी भारी लगने लगेगा। और प्रयास करें कि प्रोटीन बार साथ रखें, और बढ़िया ट्रैक्शन के लिए आप हाइकिंग शूज़ पहनें। और टुंगनाथ के एंट्रेंस पर ही एक दुकान है जो ज़्यादातर समय खुली ही रहती है। आप जब भी ट्रैक चालू करेंगे आप यहाँ से वॉकिंग स्टिक्स, गम बूट्स ले सकते हैं। वॉकिंग स्टिक्स आपको तकरीबन 30 रुपये में मिल जाएंगे, बैम्बू वाले। और अगर आप प्रॉपर हाइकिंग स्टिक लेंगे डेकेथलॉन में जो ऐसे मिलता है, वो आपको तकरीबन यहाँ पे 100 से 150 रुपये में उपलब्ध हो जाएगा। और गम बूट्स इसलिए चाहिए ताकि अगर आप बर्फ़ में आप हाइक कर रहे हैं तो बर्फ़ उसमें ना घुसे, क्योंकि गम बूट्स थोड़ा लंबा रहता है और आपके पैरों को गीला होने से बचाता है। अगर आपका पैर गीला हो जाए तो वो आपका बहुत बड़ा दुश्मन है, ऊपर उस तापमान में और उस ऊंचाई पे। ठीक है, गम बूट्स आपको तकरीबन 100 रुपये में मिल जाएंगे। और अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो चोपटा आपके लिए बिल्कुल एक पसंदीदा प्लेग्राउंड के माफिक दिखेगा। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन ऑल अराउंड और बहुत ही पिक्चरिस्क। हम अपने ट्रिप के तीसरे दिन चोपटा से रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, ग्वालधाम होते हुए कौसानी जा रहे हैं। तय की जाने वाली दूरी तकरीबन 190 किलोमीटर है, 190 से 200 किलोमीटर। लेकिन भोजन और पिक्चरिस्क जगह पे रोक के फ़ोटो और वीडियो के लिए अगर पिट स्टॉप्स को दिमाग में रखें तो तकरीबन 7 से 9 घंटे का समय लगने वाला है। हमारे पास कौसानी में 2 रातों के लिए ठहरने की व्यवस्था है, वहाँ हमने कॉर्नर इन बुक किया है। उसके बाद हम अगले दिन बिनसर जाएंगे। बिनसर में हम 2 दिन रुकेंगे, वहाँ भी बिनसर भी एक काफ़ी खूबसूरत जगह है। उसके बाद हम एक रात के लिए भीमताल में लोअर हाइट्स पर लौटेंगे, और फिर काठगोदाम रिटर्न होके हम न्यू दिल्ली से अपनी अपनी फ़्लाइट्स पुणे, हैदराबाद और रांची के लिए ले लेंगे। तो चलिए मैं चोपटा से आगे की जर्नी के बारे में बात करता हूँ। हम ऊखीमठ में केदारेश्वर भगवान की पूजा अर्चना करना चाहते थे, जिसे शीतकालीन केदार के रूप में भी जाना जाता है। 6 महीने के लिए भगवान केदारेश्वर के श्री कपाट बंद हो जाते हैं केदारनाथ धाम में, और भगवान केदारेश्वर जगत कल्याण के लिए समाधि ले लेते हैं, और उनके विग्रह स्वरूप को उनके शीतकालीन निवास ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में लाया जाता है डोली पे, जहां उनके विग्रह स्वरूप की पूजा 6 महीने होती है। हमें भगवान केदारेश्वर के विग्रह स्वरूप के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ ऊखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर में। ऊखीमठ में आपको भगवान मध्य महेश्वर के भी दर्शन होंगे, जिन्हें पंच केदार समूहों के समूह में द्वितीय केदार के रूप में भी जाना जाता है। ऊखीमठ में एक पंच केदार मंदिर भी है, जहां आप सभी
5 केदारों के दर्शन कर सकते हैं। एक मंदिर है जहाँ पे 5 केदारों के शिवलिंग उपस्थित हैं, जहाँ आप जल अर्पित कर सकते हैं केदारेश्वर भगवान को। ऊखीमठ से हम रुद्रप्रयाग होते हुए कौसानी की ओर आगे बढ़े। हम रुद्रप्रयाग में रुके, जो अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है, जो 5 पवित्र संगमों में से एक है, या पंचप्रयाग में से एक है। अलकनंदा नदी अलकापुरी ग्लेशियर से निकलती है और मंदाकिनी नदी चरबारी ग्लेशियर से पिघलती बर्फ़ से बने झरनों से निकलती है। 2 नदियों का मिलन का अनोखा नज़ारा होता है यहाँ पे रुद्रप्रयाग में, जिसमें नदियाँ एक दूसरे को गले लगाते हुए दिखाई देती हैं। रुद्रप्रयाग का नाम भगवान शिव के एक रुद्र रूप के नाम पर रखा गया है। एक किंवदंती के अनुसार भगवान शिव नारद मुनि को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ रुद्र के रूप में प्रकट हुए थे। रुद्रप्रयाग 4 धाम यात्रा के तीर्थ यात्रियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा के लिए एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन है। पूरा क्षेत्र अपार प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक महत्व के स्थानों और ग्लेशियरों से भरपूर है। जब आप उत्तराखंड के लोगों से मिलते हैं तो आपको एक बहुत ही बढ़िया बात का अनुभव होता है। न केवल गढ़वाली या कुमाऊनी, पूरे उत्तराखंड के लोग काफ़ी धार्मिक और देशभक्त होते हैं। मातृभूमि के लिए उनकी भावना अगले लेवल की होती है, नेक्स्ट लेवल। कृपया ध्यान दें कि उत्तराखंड की चाइना के साथ एक बड़ी सीमा है, लेकिन यहाँ बॉर्डर्स पे बहुत ही कम जगह फेंसिंग है, बहुत ही कम जगह, ना के बराबर, क्योंकि हिमालयन की ऊंची पहाड़ियाँ हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं। और मैं चूँकि रांची से आता हूँ, जहाँ आर्मी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है, और ख़ासकर मेरे घर के आसपास, मतलब मेरा घर एक कंटोनमेंट एरिया में है, जहाँ हम हमेशा अपने इर्द गिर्द सेना को देखते हैं, जिसमें इन्फेंट्री, गोरखास, बिहार, मद्रास, पंजाब रेजिमेंट्स बराबर देखने मिलते हैं। और मैंने बचपन से गढ़वाल और कुमाऊँ रेजिमेंट की कहानियाँ सुनी हैं, विशेष रूप से 1962 के इंडो चाइना वॉर में गढ़वाल राइफल्स के जसवंत सिंह के बारे में जो कहानी प्रसिद्ध है, वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट आर्मी स्टोरीज़ में से एक है, जिन्होंने अपने बटालियन के सदस्यों के चीनी सेना द्वारा मारे जाने के बाद अकेले चीनी सेना से लड़ाई लड़ी। उन्हें कमांड से ऑर्डर्स थे कि उनको वापस बेस पे लौटना है, लेकिन उन्होंने किसी की ना सुनी और अकेले डटे रहे। उन्होंने अकेले 300 से अधिक चीनी सोल्जर्स को मार गिराया। बाद में जब चाइनीज़ को पता चला कि केवल एक ही भारतीय सैनिक था और कोई बहुत बड़ी सेना नहीं थी, तो उन्होंने बड़ी संख्या पे जसवंत सिंह पे हमला किया। और चाइनीज़ इतने क्रोधित थे कि उन्होंने जसवंत सिंह का सर काट के ले गए। और बाद में जब सीज़ फायर हुआ तो एक चाइनीज़ जनरल ने जसवंत सिंह का कटा हुआ सर एक ब्रॉन्ज़ के बॉक्स में लौटाया इंडियन जनरल्स को, और वहाँ पे उन्होंने जसवंत सिंह की बहादुरी का वर्णन किया। इस तरह दुनिया को जसवंत सिंह के बारे में पता चला। और जसवंत सिंह गढ़वाल रीजन से थे, जहाँ पे हम अभी घूम रहे हैं। रुद्रप्रयाग से हमने अपनी कौसानी की और आगे की यात्रा जारी रखी।
जो अभी भी रुद्रप्रयाग से तकरीबन 140 किलोमीटर दूर था। हम कुछ फ़ोटोज़ के लिए कर्णप्रयाग में रुके और सड़क किनारे एक ढाबे पर दोपहर का बेहतरीन लंच किया। एक एक बात आपको बता दें कि कर्णप्रयाग जल्द ही रेलवे लाइन से जुड़ जाएगा। बहुत ही फेमस रेलवे प्रोजेक्ट चल रहा है यहाँ पे, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग का रेलवे परियोजना, जो लगभग 125 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है, जिसमें से लगभग 105 से 110 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो सुरंगों के अंदर से विकसित करने की योजना है। हमने कर्णप्रयाग से ग्वालदाम होते हुए अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू की। ग्वालदाम गढ़वाल और कुमाऊं के बीच की सीमा है और कौसानी यहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है। हमने रोड साइड एक ढाबे पर पिट स्टॉप किया चाय के लिए और कुछ स्नैक्स के लिए रुके। यहाँ से त्रिशूल पर्वत का बिल्कुल शानदार व्यू दिखाई देता था और अंधेरा हो रहा था और हमें कौसानी पहुँचने के लिए अभी भी 40 किलोमीटर की जर्नी तय करनी थी। पहुँचने में लगने वाला तकरीबन समय 1.5 घंटा था। इन घुमावदार सड़कों से गुजरते हुए आप स्पीड में गाड़ी नहीं चला सकते हैं। आपको बिल्कुल केयरफुली और धीरे धीरे ही आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली वाइंडिंग रोड्स पे आप तेज़ नहीं चला सकते हैं। चोपटा से रुद्रप्रयाग के बीच रास्ता आपको बिल्कुल बहुत ही अच्छा रास्ता मिलेगा, बस थोड़े ही पैचेस आपको उतना अच्छा नहीं मिलेगा। बाकी पूरे उत्तराखंड में चारों तरफ आपको रोड कंडीशन बेहतरीन मिलेगा। हम तकरीबन रात के 9 बजे कौसानी पहुँचे। हमने कॉर्नर इन कौसानी में अपना अकोमोडेशन पहले से ही बुक कर लिया था, जो बेहतरीन हिमालयन व्यूज़ के लिए भी काफ़ी फेमस है। कॉर्नर इन होटल के ओनर अतुल ने हमारा काफ़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। वो बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन होस्ट हैं। उन्होंने हमें पूरे स्टे के दौरान बिल्कुल घर जैसा महसूस कराया और यहाँ से हिमालयन पीक्स का व्यूज़ नेक्स्ट लेवल था। हमारे होटल ओनर अतुल ने आसपास घूमने की जगहों की लिस्ट ड्राइवर को दिया और रूट भी समझा दिया। वेरी हम्बल गाय। उनसे मिल के हमें बहुत ही अच्छा लगा। सबसे पहले हम गए पंत म्यूज़ियम, जो कि प्रसिद्ध हिंदी कवि सुमित्रानंदन पंत के नाम पर रखा गया है, जिनका जन्म कौसानी में हुआ था और इसी घर में हुआ था, जिसको आज पंत म्यूज़ियम के रूप में तब्दील कर दिया गया है। पंत म्यूज़ियम में उनके डेली यूज़ के लेख, ड्राफ्ट पत्र, उनके पुरस्कार आदि रखे गए हैं। यह म्यूज़ियम कौसानी के ठीक बीच में है। पंत म्यूज़ियम की अपनी विज़िट के बाद हम अनाशक्ति आश्रम गए, जहां महात्मा गांधी ने कुछ दिन बिताए और अनाशक्ति योग पर अपनी टिप्पणी लिखी। काफ़ी वेल मेंटेन्ड म्यूज़ियम है अनाशक्ति आश्रम भी, आई मस्ट से, और बहुत बढ़िया तरीक़ा से प्रिजर्व किया गया है। और यहाँ से हिमालयन व्यूज़ भी आपको बहुत बढ़िया देखने को मिलेंगे। आपको काफ़ी अच्छा एहसास होगा। इट्स अ मस्ट प्लेस, मस्ट विजिट प्लेस व्हेन यू आर इन कौसानी।
फिर हम रुद्रधारी वाटरफॉल और मंदिर गए। रुद्रधारी कौसानी से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित है। यह घने जंगल वाला बिल्कुल नेचुरल प्लेस है। हमने अपनी गाड़ी कांताली गांव में पार्क की। वहाँ से तकरीबन रुद्रधारी 2 किलोमीटर का ट्रैक है। यह एक मीडियम ट्रैक है और ट्रैक पूरा करने में तकरीबन 2 घंटे लगते हैं। आप बिल्कुल घने पाइन फॉरेस्ट से गुजरते हैं और यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ट्रैकर्स को गाइडेंस के लिए रूट में साइंस लगा रखे हैं। लेकिन अगर आप एक गाइड ले लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अधिकतम बारिश के कारण वो चिन्ह कभी कभी मिट भी जाते हैं। और ऐसा भी बोला जाता है कि यहाँ पे टाइगर्स भी काफ़ी वैंडर करते हैं, तो ताकि आप रास्ता ना भटकें इसलिए अगर आप एक गाइड ले लेंगे तो अच्छा है, जो कि आपको तकरीबन 300 रुपये में एक लोकल गाइड मिल जाएगा यहाँ पे। और पूरे ट्रैक पे आप रिवर स्ट्रीम्स क्रॉस करते हुए और अपने पूरे ट्रैक में पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती है। और अंत में आप रुद्रधारी मंदिर पहुंचते हैं, जहां एक झरना भी है। और पौराणिक कहानियों के अनुसार यहाँ कौशिक ऋषि ने बहुत लंबे समय तक यहाँ ध्यान किया था भगवान शिव के लिए। उसके बाद भगवान शिव अपने रुद्र रूप में यहाँ प्रकट हुए थे। इसी कारण इस जगह को रुद्रधारी भी बोला जाता है। रुद्रधारी में भगवान विष्णु का भी नाम शामिल है, हरि, इसलिए रुद्रधारी बोला जाता है, क्योंकि विष्णु भगवान भी यहाँ पे प्रकट हुए थे, ऐसा यहाँ पे लोगों का मानना है। इस मंदिर में एक स्वयंभू शिवलिंग भी है। यह हमारे लिए बहुत ही अवास्तविक अनुभव था। हमने पूरे ट्रैक और मंदिर विज़िट का आनंद लिया। रुद्रधारी झरने की यात्रा के बाद हम अपने बेस कांताली गांव में वापस आ गए, जहां हमने अपनी गाड़ी पार्क की थी, और फिर हम वहां से कौसानी लौट गए।
फिर हमने कौसानी शॉल फैक्ट्री विज़िट किया, जहां हमने देखा कि कैसे प्रसिद्ध कौसानी शॉल्स सदियों पुरानी तकनीकों का उपयोग करके बनाई जाती हैं। शॉल फैक्ट्री के ठीक ऊपर एक दुकान भी स्थित है, और जो लोग शॉल ख़रीदना चाहते हैं वो यहाँ से ले सकते हैं। हमने अपने फैमिलीज़ के लिए कुछ शॉल और विंटर क्लोथ्स ख़रीदे और अपने होटल वापस आ गए। किसी भी इंडियन स्मॉल हिल स्टेशंस की तरह कौसानी में बहुत अधिक नाइट लाइफ नहीं है, लेकिन रिक्वेस्ट करने पर होटल स्टाफ्स कैंप फायर की अरेंजमेंट्स कर सकते हैं। कॉर्नर इन के हमारे होस्ट अतुल भाई एक बेहतरीन होस्ट हैं, जैसा मैंने पहले बोला। उन्होंने हमें बिल्कुल सहज महसूस कराया, और हमारे लिए चेकआउट से ठीक पहले नाइट स्वादिष्ट स्नैक्स कैंप फायर के साथ छत पे बिल्कुल लाइट्स की व्यवस्था की, और बढ़िया माहौल उन्होंने पेश किया हमारे लिए। और थोड़ा एक सावधानी भी मैं बताना चाहूँगा कि कौसानी में सर्दियों में ठंड काफ़ी हो सकती है। टेम्परेचर 0 से 2 डिग्रीज तक भी हो सकता है, तो कृपया आप वेदर देख के थोड़ा टेम्परेचर वगैरह चेक करके अपने साथ में थोड़े वैसे गर्म कपड़े अगर आप लेके जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ चरम सर्दियों के दौरान बर्फ़बारी भी होती है, और हमने कॉर्नर इन की छत से कैंप फायर और कौसानी शहर के खूबसूरत रात के नज़ारों का आनंद लिया। तो कौसानी के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपको गरुड़, बैजनाथ, बागेश्वर धाम, जागेश्वर धाम, चितई गोलू होते हुए बिनसर की यात्रा पर लेके चलूँगा, और फिर बिनसर कसार देवी में नाइट स्टे है हमारा। वहाँ कसार देवी मंदिर के सामने बिनसर में, वहाँ से आपको दिखाऊंगा अपनी जर्नी की कुछ क्षण। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल घूमो विद सरोज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे आगे के जर्नीज़ के बारे में, आने वाले ब्लॉग्स के बारे में रेगुलरली अपडेटेड रहें। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।